हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। मैं आपका ऑनलाइन एजुकेटर आशीष। सीएनसी मशीन ऑटोमेशन जैसे कि आप लोगों को सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैंने आप लोगों के मोस्टली लेक्चर्स अपलोड करवा दिए हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब में जीटेक पॉली के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। आप लोग वन बाय वन उन यूट्यूब चैनल्स को जाकर वीडियोस लेक्चर्स को देखिए, उस बेहाव पर नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स भी आप लोगों को जीटेक पॉली के टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हैं, सारे के सारे वन बाय वन। आपको कोई डाउट ऐसा नहीं क्रिएट होगा। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो चैनल पे जाके या यूट्यूब पर आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके एक एक डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ, ठीक है। तो इस टाइम जो बच्चे जॉब पर हैं, इस टाइम उनको नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। अगर वो डेली बेसिस पे कुछ 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम निकाल के अगर इस लेक्चर को देखेंगे तो भी उन लोगों को नोट्स बनाने की इतनी नीड नहीं होगी। आराम से वो लेक्चर्स को सुन के एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं लेकर चल रहा हूँ। एक डायग्राम कैसे बनाना है, ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाना है, थ्योरी लिखनी कैसी है, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखनी है या पैराग्राफ के फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं वन बाय वन लेक्चर्स में आप लोगों को डिक्टेट किया हुआ है। तो आप अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप लोग पीडीएफ भी उसका जनरेट हमारे पास है, आप लोग उसे वो भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग वीडियो लेक्चर सुन लीजिए, सफिशियंट है आप लोग एग्जाम में बस, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, सिस्टम डिवाइसेस, ठीक है। सिस्टम डिवाइसेस में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे। वो कौन कौन सी डिवाइसेस थी आपकी? एक्यूएटर्स, ट्रांसड्यूसर, सेंसर्स वगैरह, टेकोमीटर्स वगैरह, ठीक है। ये सारी डिवाइसेस थी जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और एक्यूएटर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। क्विक रिवीजन के बेस पे जैसा मेरा रहता है हर लेक्चर में मेरा, कि पुराना में जो मैंने पढ़ाया है वो एक बार आपको वो सारा फील करा दूँ। तो ये एक्वेटर है, एक्वेटर का ये ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एक्वेटर, ठीक है। जिसमें 3 टाइप के एनर्जी के बेस पे इसे डिफाइन भी किया जा सकता है। ये 3 टाइप का होता है आपका, जिसमें हमारा फर्स्ट आ जाएगा वायवीय, दूसरा आ जाएगा द्रवीय और तीसरा आ जाएगा इलेक्ट्रिकली बेस्ड पे, ठीक है। एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप के मोशन में, यानी कि 2 टाइप का मोशन इसमें रहता है, रेखी गति रहता है और वृत्तीय गति। इस बेस पे एक्वेटर को मैंने डिफाइन किया था। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि डेफिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। नोट्स में आपको और डिटेल में इसकी सारे पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यह हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था वो ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ा था, कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक टाइप की एसी सप्लाई को किस टाइप की एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ की जो पिक्चर है एसी की, वो देखिए आप देखोगे थोड़ा स्मॉल एसी सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वही लार्ज स्केल पर है, मतलब इसका जो पिच है या इसका जो साइज़ है वो पहले से बड़ा है। दैट मीन कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है जिसके साइज़ को या जिसके एम्पलीट्यूड को हम लोग बढ़ा रहे हैं, आयाम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसकी डायमेंशन को बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे देखो 3 वेव्स आ रही थी एसी की सप्लाई की, जो हम कर रहे हैं 3 आ रही थी। यहाँ पे 3 से वो हो गई हैं 4, 1 2 3 4। दैट मीन्स हमने इसके एम्पलीट्यूड को, इसकी डायमेंशन को हमने काफ़ी बढ़ा दिया। तो इस टाइप की जो डिवाइस होते हैं वो ट्रांसड्यूसर होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर साउंड की वेव्स को बढ़ाने के लिए, साउंड की पिच को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो यूज़ की जाती है। तो ये मैंने ट्रांसड्यूसर को डिस्कस किया था। इसके मैंने फिर सप्लाई, जो एसी सप्लाई होती है, किस टाइप की सप्लाई हम लोग ट्रांसड्यूसर को देते हैं, मोस्टली एसी सप्लाई देते हैं। तो क्योंकि सप्लाई 2 टाइप की होती है, एक एसी होती है, एक डीसी सप्लाई होती है। तो एसी के बारे में आपको डिटेल में बताया था कि ये अल्टरनेट करंट होता है, जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, ठीक है। और ये श्रृंग और गर्त यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलता है, जिसमें हमारा ये मीन लाइन होती है, मीन लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो वो जीरो हो जाता है, न्यूट्रल बना देता है, ठीक है। इसीलिए इसी जीरो की वजह से, इस न्यूट्रल की वजह से हम लोग एसी सप्लाई को या एसी करंट को किसी भी डिवाइस में स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन वहीं डीसी करंट जो होता है, जैसे हम लोग हिंदी में दृष्ट धारा बोलते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए डीसी को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रांसड्यूसर की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी, बहुत इजी वे में डेफिनेशन को, जो जब मैंने आपको लोगों को जो तरीका बताया कि किसी भी अगर डिवाइस की आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है, 5 नंबर में मैं कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कैसे लिखोगे, वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। कि फर्स्ट आप उसका ट्रांसड्यूसर का हेडिंग डालिए, उसका जो ब्लॉक डायग्राम है या उसका जो जो भी फिगर है वो बनाइए। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन डालिए। इंट्रोडक्शन में जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को उसके ओवरव्यू के बारे में पता है, उस इंट्रोडक्शन को लिख दीजिए। फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखिए। वर्किंग प्रिंसिपल्स के अंदर सब हेडिंग्स डाल लिए। मैं अभी आप लोगों को इस लेक्चर के लास्ट में बता दूंगा कि सिस्टम डिवाइसेस को क्वेश्चन में आता है तो आप उसे लिखोगे कैसे, कौन कौन सी हेडिंग उसमें एम्प्लॉयड करनी है आप लोगों को, जो एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोगों को ला के देंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें बता दूंगा, जिसमें मैंने ट्रांसड्यूसर की प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता दी थी कि एक टाइप की एनर्जी को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। और यह अक्सर कहाँ यूज़ किया जाता है, ऑटोमेशन में, मेजरमेंट में और कंट्रोल सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। और ये एक टाइप की एनर्जी कौन सी होती है, वो विद्युत संकेतों,
यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है, भौतिक मात्राओं में कन्वर्ट करता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करता है। कौन कौन सी मात्राएं हो सकती हैं वो एनर्जी हो सकती है, फोर्स हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, प्रकाश यानी लाइट हो सकती है, मोशन हो सकती है, पोजीशन हो सकती है। इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ में वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ द ट्रांसड्यूसर बताया था कि ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मोस्टली तो देखो दो टाइप के रहते हैं हमारे, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव के बेस पर ही हम लोगों को ट्रांसड्यूसर को क्लासिफाई किया गया है, मतलब इन दोनों को ही अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। हो सकता है ये 4 प्रकार के हों या ये 3 प्रकार के हों, ये 4 प्रकार के हों, 3 प्रकार के हों, तो इनके आधार पर ही ट्रांसड्यूसर को क्लासिफाई यानी वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो उसमें जो मेन ट्रांसड्यूसर आप लोगों को डिटेल में जो पढ़ने हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो आप लोगों के मेनली मैंने इन चारों पाँचों को लिखा हुआ है। और आप लोगों को जहाँ तक उम्मीद है, अगर आप, जहाँ तक मुझे लगता है, इनमें से ही कोई ना कोई एक ट्रांसड्यूसर के बारे में आप लोगों को डिटेल में पूछ लेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो हैं आप लोगों का स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर और एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर। इसके तो कंफर्मेशन है ही, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है एमएमआई के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका सीएनसी सब्जेक्ट से भी। ठीक है, स्ट्रेन गेज में मैंने आप लोगों को हिंट दी थी कि स्ट्रेन का मतलब क्या होता है। स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं विकृति। स्ट्रेन गेज जो ट्रांसड्यूसर है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेन को समझना पड़ेगा। स्ट्रेन बोले तो विकृति। विकृति किसको समझना है, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। तो इसमें समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को विकृति के बारे में पता होना चाहिए था। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझा दिया था कि विकृति क्या होती है, जो मोस्ट जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और बेसिक बेसिक ही है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक था। स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या था, प्रतिबल और विकृति के लिए हम लोगों ने कई सारे के ग्राफ बनाए थे, डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। ठीक है, तो वहीं पे एक स्ट्रेन होता है, इसे हिंदी में हम लोग विकृति बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला, मैंने एक डायग्राम भी बताया था कि इसका किस बेस पे मैंने इसको, कहाँ गया वो डायग्राम, आई थिंक वो डायग्राम खराब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पर डायग्राम के बेस पर, यहाँ मेरे पास कोई एक रॉड थी। ठीक है, उसकी लंबाई एल थी, ओरिजिनल लेंथ यानी कि जो प्रारंभिक लंबाई थी वो इस कैपिटल एल मान लीजिए, कैपिटल एल मैंने मानी थी। और इसका जो प्रारंभिक व्यास था वो क्या था, कैपिटल डी था। तो मैंने इस पर क्या लगाया था, मैंने इस पर पुल फोर्स लगाया था इधर की तरफ, और इधर की तरफ मैंने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया था, टेंसाइल फोर्स लगाया था। ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी जो इसके मिड से जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, अनुदैर्ध्य अक्ष हिंदी में बोलते हैं इसे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बोलते हैं हिंदी में अनुदैर्ध्य अक्ष। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो गई। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं अलोंग, अलोंग का मतलब होता है परितः। परितः का मतलब, अब इसे हिंदी में समझो, अगर कोई लाइन ऐसी है और मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, यानी कि लाइन का कलर अलग कर देते हैं, फोर्स का कलर अलग कर देते हैं, यानी ये लाइन है और इसी लाइन के अलोंग मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, तो इस अलोंग को बोलते हैं परितः। ठीक है, अगर ये लाइन ऐसी है और मैं फोर्स लगा दूं ऐसे, फोर्स लगा देता हूं मैं ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं लेटरल, यानी कि इसको लेटरल बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य अक्ष। और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से कर दूं, यानी कि लाइन तो मेरी ये है लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूं वाई एक्सिस में, ठीक है, तो इसे बोलते हैं लेटरल, जिसे हिंदी में बोलते हैं पार्श्व। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा आप समझिएगा, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लेटरल क्या होता है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन वाली बात चल रही थी, जिसे हम लोग अलोंग पर तक समझा था। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन ऑफ एक्शन के, ये जो लाइन ऑफ एक्शन डॉटेड में दिखाई है, इसके अलोंग अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, तो एक टाइम के बाद ये टेंसाइल फोर्स का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी उसका परिमाण बढ़ेगा। तो ये जो रॉड है, ये मतलब मान लीजिए इसका डायमीटर डी है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा, मतलब इसका डायमीटर तो कम हो जाएगा, लेकिन जो लंबाई है वो इसकी बढ़ जाएगी, ये स्मॉल डी हो जाएगा। और मान लो जो प्रारंभिक अवस्था में जो रॉड थी वो ये थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है,
और जो लंबाई बड़ी है वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा एल बढ़ गई और यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा एल बढ़ गई। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, कैपिटल एल थी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और इसका जो डायमीटर था वो कितना था, कैपिटल डी था। अब स्मॉल डी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए स्ट्रेन में। तो स्ट्रेन का मैंने फिर फॉर्मूला बताया था, इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो विकृति हुई फोर्स लगाने के बाद, जो हम लोगों ने टेंसाइल फोर्स लगाया या तनाव बल जो लगाया, उसके बाद ये जो विकृति हुई डेल्टा एल और डेल्टा एल डी की, तो अब आप देख रहे होगे मैंने लॉन्गिट्यूडनल वर्ड यूज़ किया था और एक लेटरल वर्ड यूज़ किया था। तो लॉन्गिट्यूडनल अगर मैं डिटेल में, और अब क्योंकि टॉपिक उठाया तो थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, इसे हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य, ठीक है, और एक होता है लेटरल, इसे हिंदी में बोलते हैं पार्श्व। मॉस में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य हिंदी में बोलते हैं, और एक होता है लेटरल पार्श्व। दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, वैसे तो ये आपका सीएनसी का टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि टॉपिक उठा है तो मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कभी एग्ज़ाम में या किसी इंटरव्यू में आप पूछ लिया, तो आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। इस तरीके से अगर इसको आप सामने से देखोगे, मतलब इस रॉड को जब आप सामने से देखोगे, तो इस तरीके से आपको ये गोल दिखाई देगी, मतलब ये आपकी सर्कुलर रॉड है, ठीक है, सर्कुलर रॉड है। तो इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, इसी एक्सिस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में है, मैं इसको एक्स और वाई लेके चलता हूँ इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस है इसकी, और ये इसकी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस के समांतर या एक्स एक्सिस की जो पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके समांतर क्या है, ये इसके समांतर है, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सिस मैं कहूँगा, इसको मैं बोलूँगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँगा, मतलब मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, कलर दिखेगा आपको, ठीक है, दिख रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के बेस पे, तो मेरे लिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगी एक्स एक्सिस। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की स्टडी करूंगा वाई एक्सिस के बेस पे, तो मेरे लिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगी वाई एक्सिस। वो डिपेंड करता है कि हम उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की स्टडी किस बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है मैंने एक्स एक्सिस बोला है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक्स ही हो जाएगी, वाई भी हो सकती है, ठीक है। तब जो वाई अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल कर दूंगा, तो फिर एक्स एक्सिस कौन सी हो जाएगी, अगर एक्स एक्सिस मेरी लॉन्गिट्यूडनल है, तो जो वाई एक्सिस है वो हो जाएगी लेटरल, यानी कि लेटरल एक्सिस, लेटरल एक्सिस, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो। अब मुझे क्या करना है, मैं इसकी दोनों एक्सिस, मतलब जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक फोर्स लगाया इधर, एक फोर्स मैंने इधर लगाया, और एक फोर्स मैंने एक्स एक्सिस के ही अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, परितः, ठीक है। ये वाला फोर्स कौन सा है, टेंसाइल फोर्स है। टेंसाइल का मतलब होता है तनाव बल, एफ टी, एफ टी, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है, हमारा तनाव बल है। तो तनाव बल को जब मैंने इस बॉडी के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाया, तो अब इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है, कैपिटल एल है। और इस बॉडी का जो डायमीटर है, अगर मैं डायमीटर यहाँ दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सर्कुलर इसे यहाँ दिखाया हुआ है, तो इसका डायमीटर मान लो फाई को हम डायमीटर से प्रेजेंट करते हैं, वो कितना है, कैपिटल डी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया, यहाँ पे एफ टी क्या है, तनाव बल, और कैपिटल एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई, और जो कैपिटल डी है वो क्या है, प्रारंभिक व्यास।
ठीक है। कोई भी रॉड में ये दो ही चीज़ें होंगी, या तो लंबाई हो, एक लंबाई होगी और एक उसका व्यास होगा। तो इनिशियली बेस पे जब मैंने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो उस टाइम इसका जो लंबाई थी वो कितनी थी, कैपिटल एल थी, और उस टाइम जो उसका व्यास था वो कैपिटल डी था। जैसे ही मैंने इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाया, तनाव बल लगाया, एफ लगाया, तो इसमें थोड़े डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएंगे, विकृति इसमें विकृति होना शुरू हो जाएगी। वो विकृति किस तरीके से होगी, जब इस पर फोर्स लगेगा तो देखिए इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई तो बढ़ने शुरू हो जाएगी। किसी भी वायर को जब आप खींचोगे, पुल फोर्स लगाओगे, तो उसकी लंबाई क्या होगी। अगर मान लो मेरी इनिशियली रॉड ये है, ठीक है, अगर मैं इसी में दिखा दूं आप लोगों को, थोड़ा इधर दिखा देता हूँ, अभी थोड़ी पतली हो जाएगी रॉड, जो है मेरी पतली हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इनिशियली जो थी लंबाई, वो मेरा वर्क पीस यहाँ तक था, ठीक है, अब ये हो गया यहाँ तक। तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई बढ़ी, डेल्टा एल बढ़ी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो कैपिटल एल थी, और फिर से इधर से भी बढ़ी तो लंबाई बढ़ी डेल्टा एल, ठीक है। ये मेरा वर्क पीस था इनिशियली, और फाइनली जो हुआ, मतलब जो फोर्स लगाने के बाद हुआ वो आपका, ठीक है, इस तरीके से हुआ। तो ये जो लंबाई में वृद्धि हुई, तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हुई, ठीक है। इसका इनिशियल डायमीटर कितना था, कैपिटल डी था, तो इसका इनिशियल डायमीटर कितना था, वो कैपिटल डी था। अब वो डायमीटर कितना हो गया, वो हो गया स्मॉल डी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल डी मान लीजिए, स्मॉल डी व्यास में परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन यहाँ पे दो तरीके से हुए, एक तो लंबाई में परिवर्तन हुआ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि लंबाई में, मतलब कि डेल्टा एल जो हुआ वो लंबाई में परिवर्तन हुआ, लंबाई में परिवर्तन, और व्यास में भी परिवर्तन हुआ। वो कितना हुआ था, यानी कि डायमीटर में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, इसमें मैं लिख दूंगा व्यास में परिवर्तन, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखिए, ये जो परिवर्तन हुआ, जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो किस वजह से हुआ, डायमीटर में परिवर्तन हुआ वो किस वजह से हुआ, अभी आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल लेटरल यहीं समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने जो फोर्स लगाया था वो किस एक्सिस के अलोंग लगाया है, एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि एक्स एक्सिस इधर है, ये रही एक्स एक्सिस, और मेरा जो फोर्स लग रहा है वो भी एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस दिशा में बल लग रहा है, उसी दिशा में जो विकृति होती है, उसी दिशा में जो हमारा चेंजेस होता है, उसी दिशा में जो विरूपण होता है, उसी दिशा में जो डिफॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन हो सकता है, स्ट्रेन को हिंदी में विकृति बोलते हैं, और डिफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं विरूपण, ठीक है। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, एक्स एक्सिस में फोर्स लगाया, और उस एक्स एक्सिस के अलोंग ही जो चेंजेस होंगे, जो बदलाव होंगे, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल के नाम से जानेंगे, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में भी तो कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। वाई डायरेक्शन में इसका जो डायमीटर था पहले डी था, अब कितना हो गया, स्मॉल डी हो गया। तो डायमीटर कम हुआ है, जब आप किसी वायर को खींचोगे तो लंबाई बढ़ेगी, डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ कैपिटल डी से स्मॉल डी, इसको बोलते हैं लेटरल। लेटरल स्ट्रेन हो सकता है, लेटरल डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो कि लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब होता है, और लेटरल का मतलब। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि फोर्स आप लोगों ने लगाया एक्स डायरेक्शन में, और जो लेटरल हो रहा है वो आपका वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है या लॉन्गिट्यूडनल जो भी होगा वो लेटरल के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पर है। अगर आप वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो क्या होता, डायमीटर बढ़ता और लंबाई कम हो जाती, ठीक है। तो वहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल का कॉन्सेप्ट आ जाता। अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो वाई डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगाओगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, और एक्स डायरेक्शन के अलोंग क्या हो जाएगा, वो लेटरल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए जल्दी से टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे विकृति का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल होता है, यानी कि जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो फोर्स लगाने के बाद जो डेल्टा एल परिवर्तन हुआ, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रा से मीटर कट जाएगा। हाँ, उसके बाद आता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसड्यूसर। इसको मैंने डिटेल में बता दिया था कि म्यूचुअल इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं स्वप्रेरण, यानी कि आपसी प्रेरण,
ठीक है। एक तरीके से एक ऐसा अटैचमेंट जिसमें अगर हम एक सिरे से मतलब किसी टाइप के करंट को भेजेंगे तो बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के, बिना किसी फिजिकल अटैचमेंट के वो करंट दूसरी वाइंडिंग तक या दूसरे पार्ट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एक ट्रांसफार्मर को बना के समझाया था कि ये हमारा ट्रांसफार्मर का एक मतलब मॉडल टैब है, जिसमें हमारी दो वाइंडिंग होती हैं ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग्स में जो टर्न्स होते हैं, जो कुंडलियों की संख्या मतलब घेरों की या फेरों की जो संख्या होती है उसे बोलते हैं N1, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या है वो क्या है, N2। ठीक है, इसमें हम लोग इनिशियली वोल्टेज, प्रारंभिक वोल्टेज V1 देते हैं, और प्राइमरी जो हमारा करंट AC जो होता है वो I1 होता है। ठीक है, अब बात आती है जब आप लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट में AC सप्लाई दी, हम लोग इसे AC सप्लाई देते हैं। ठीक है, AC सप्लाई, अगर AC सप्लाई को मैं ऐसे ना लिखूं तो आप लोग समझ जाना, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ तो भी आप समझ जाना ये AC सप्लाई की बात चल रही है। ठीक है तो AC सप्लाई जब मैं इसको दूंगा तो वो इनिशियली प्राइमरी वाइंडिंग में जा रही है। अब प्राइमरी वाइंडिंग का सेकेंडरी वाइंडिंग से किसी भी टाइप का कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो मैंने आपको बना के दिखाया था, किसी भी टाइप का कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ का करंट यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, तो वो क्या होता है जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, आप लोग भी देखना, ये रॉड है, ठीक है, इस पर मैंने कॉपर की इस तरीके से ओवरलैपिंग कर दी, वाइंडिंग कर दी। अब कॉपर के दो सिरे आएंगे, जहाँ से वो शुरू हुआ है जहाँ पे वो खत्म होगा। ठीक है, आप उसमें करंट को फ्लो कराना, ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी का करंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, लो इंटेंसिटी करंट फ्लो कराना। तो उस करंट की वजह से, ठीक है, और वो मेटल भी कौन सी होनी चाहिए आपकी, वो फेरोमैग्नेटिक होनी चाहिए, मतलब उसे उसके अंदर चुंबकीय गुण भी होने चाहिए, जिसके ऊपर आप ओवरलैपिंग करोगे, यानी कि कोई भी अगर रॉड है इस तरीके से और इसके ऊपर आप लोग क्या करोगे, कॉपर की इस तरीके से ओवरलैपिंग करोगे, तो ये वाला जो मेटल है आपका जिसके ऊपर ओवरलैपिंग करिए, ये फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, मतलब इसके अंदर चुंबक का भी गुण होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इसके एक सिरे को करंट दोगे, इसमें आप लोग इनपुट के फॉर्म में करंट दोगे I1, और आउटपुट में यहाँ से करंट देना शुरू करोगे, तो इसके आसपास क्या हो जाएगा, एक है ना ऑरा, या एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इस ऑरा के दौरान जो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वहाँ उत्पन्न हो जाएगा। उस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसके जो छोटे छोटे कण होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, वो सीधा सीधा कनेक्शन करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो सेकेंडरी वाइंडिंग तक वो प्राइमरी वाइंडिंग का करंट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर है वो एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन या स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, इसे मैंने आप लोगों को बताया था। इसी टाइप का एक ट्रांसड्यूसर भी होता है जिसमें हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं, तो आप लोग इसमें थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर के बारे में भी डिटेल में बता सकते हो। सेकंड है थर्ड है थर्मोकपल, क्योंकि वर्ड यूज़ हो रहा है थर्मो, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्मल यानी कि हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, थर्मल, यानी कि हीट के बारे में या टेम्परेचर के बारे में। पीजो इलेक्ट्रिक जो है ये भी एक ये भी एक टाइप का इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक में हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद जो LVDT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला ट्रांसड्यूसर जो एग्जाम में है, MMI में और इस सब्जेक्ट में, वो है LVDT। ठीक है, इसे हम लोग आज डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जितना हो पाएगा उस लेक्चर में कवर अप करेंगे LVDT। ठीक है, देखिए LVDT फुल फॉर्म लिखी हुई है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, दिख रहा है ये वाला कलर, दिख रहा है वेरिएबल का मतलब परिवर्तनीय, लीनियर वेरिएबल, विभेदक, डिफरेंशियल का मतलब होता है विभेदक, विभेदक, और ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इसका मतलब होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है, इसमें हम लोग कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को किस फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स अभी तक हम लोगों ने जितने भी ट्रांसड्यूसर पढ़े, हम लोगों ने जो ट्रांसड्यूसर पढ़े, स्ट्रेन गेज को, म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसड्यूसर को, थर्मोकपल, या पीजो इलेक्ट्रिक को अभी मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसमें कोई ना कोई हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी आउटपुट में मिल रही थी। इसमें हम लोगों को थर्मल में हीट मिल रही थी, टेम्परेचर के बारे में बता रहे थे, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन करंट वोल्टेज के बारे में बता रहे थे, इसमें हम लोग स्ट्रेन गेज यानी कि लंबाई के बारे में बता रहे थे। तो इसमें क्या है, LVDT में लीनियर के वर्ड से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा,
लीनियर का मतलब होता है रेखीय, यानी कि एक दूरी डिस्टेंस क्रिएट करने वाला, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, या डिस्टेंस यानी कि दूरी, यानी इस टाइप का जो ट्रांसड्यूसर होता है इसमें हम जब कोई इलेक्ट्रिक करंट या हमें आउटपुट में कोई इलेक्ट्रिक करंट इससे मिल रहा है। ट्रांसड्यूसर का मतलब ही क्या होता है, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में बदलना, या दूसरे टाइप की एनर्जी को पहले टाइप की एनर्जी में बदलना, यही तो मतलब होता है ट्रांसड्यूसर का। मैंने शुरुआत में जो डेफिनेशन उसमें लिखाई थी। तो इसमें हम लोगों को रेखीय वर्ड यूज़ किया जा रहा है। दैट मीन्स हम इसमें कोई एक ऐसा मैकेनिकल पार्ट, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो रेखीय गति कर रहा होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमारा पिस्टन होता है ना, रेसिप्रोकेटिंग गति करता है सिलेंडर के अंदर, तो वो रेखीय गति होती है, लेकिन वो वर्टिकली होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, तो रेखीय गति उस टाइप से होती है। तो हम लोग बोलते हैं उसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन या रेखीय गति, ठीक है। तो उसी तरीके से एलवीडीटी में हमारा रेखीय जो मोशन होता है वो किस टाइप से होता है, मैं आप लोगों को एक असेंबली दिखा देता हूँ। एलवीडीटी असेंबली है ये, ठीक है। ये आप लोगों की एलवीडीटी असेंबली है। कि एलवीडीटी अंदर से कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये एलवीडीटी का एक आप लोगों का डायग्राम है जिसे अंदर से दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एक शेल यानी कि खोल के फॉर्म में होता है। ये इसमें कौन कौन सी, ये जो बाहर वाला खोल होता है, ये वाला जो खोल होता है जो ग्रीन वाले पोर्शन में है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा होगा। अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूँ डॉटेड में तो ये पूरा हो जाएगा, इस तरीके से ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वाली शेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील हाउसिंग। स्टेनलेस स्टील हाउसिंग, हाउसिंग का मतलब एक कवरिंग होती है, एक आवरण होता है। जो बाहरी आवरण है वो किस मेटल का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें, जैसे कि अब ट्रांसफार्मर का इसमें टॉपिक, इसमें भी ट्रांसफार्मर का है। इसमें दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, या प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इसमें एक तो प्राइमरी कॉइल होती है, ये वाली, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, लिखा हुआ है प्राइमरी कॉइल, और दो सेकेंडरी कॉइल होती हैं। एक सेकेंडरी कॉइल आप लोगों की यहाँ पर है S1, ठीक है, S1 प्राइमरी हमारी यहाँ पे एक ही है, और एक सेकेंडरी कॉइल हमारी यहाँ पर है S2। दैट मीन्स देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, S1 एंड S2, एंड वन टाइप ऑफ प्राइमरी कॉइल P, ठीक है। और इसमें अंदर एक रॉड पड़ी हुई है, देख रहे हो आप लोग, ये हॉलो होता है, ठीक है। आप लोग इसे साइड से देखोगे तो अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊँ, आप लोगों ने ड्राइंग वगैरह किया होगा, अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊँ इस तरीके से, यह हॉलो है। इस तरीके से आप लोग देखोगे ये अंदर से पूरी तरीके से हॉलो होता है। इस तरीके से पूरा हॉलो होता है, ठीक है। अंदर ये वाला पार्ट जो होता है वो खोखला होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इस अंदर वाले पार्ट में एक है ना कोर, यानी कि कोर यानी कि छड़ होती है, मेटल की ही होती है, फेरोमैग्नेटिक, मैंने ये वर्ड यूज लिखा हुआ है यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक ये वर्ड लिखा हुआ है। फेरो का मतलब होता है, देखो दो टाइप से मिलकर बना है, फेरोमैग्नेटिक, दैट मीन्स फेरस प्लस मैग्नेटिक। यहाँ पे फेरस का मतलब है लोहा, ठीक है, लोहा, और मैग्नेट का मतलब है यहाँ पे चुंबक। दैट मीन्स एक ऐसी मेटल की रॉड, एक ऐसी धातु की छड़ जो मेटल फेरस हो, यानी कि उसमें लोहे के भी गुण हो और चुंबकीय गुण भी हो, ठीक है। ऐसी हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक कोर है, एक फेरोमैग्नेटिक छड़ है जो हमारी इस हॉलो स्टेनलेस स्टील हाउसिंग में डली हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारी जो स्टेनलेस स्टील की जो हाउसिंग है, यहीं पर हमारी आउटर हाउसिंग पे दो टाइप की कॉइल हैं। पहली कॉइल है पहली कॉइल है प्राइमरी कॉइल, एक ही टाइप मतलब है दो टाइप की कॉइल। जो कॉइल हैं वो दो टाइप की हैं, पहली है प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी दो टाइप की हैं, S1 और S2, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। दो टाइप की कॉइल की इस पे ऊपर ओवरलैपिंग की गई है। उस ओवरलैपिंग में पहली कॉइल हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और दूसरी है सेकेंडरी। सेकेंडरी में दो कॉइल यूज हो रही हैं, S1 और S2, ठीक है, S1 एंड S2 एंड प्राइमरी, और अंदर एक फेरोमैग्नेटिक कोर डली हुई है।
तो ये इसकी है ना कंस्ट्रक्ट मतलब असेंबली है, इसे बनाया गया। इसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है ये हमारी ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से फिर सप्लाई दी जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट मिलता है। और ये वाला जो पार्ट होता है फेरोमैग्नेटिक कोर होता है, इसको हम लोग है ना लीनियरली मोशन कराते हैं। ये मैकेनिकली मतलब लीनियर मोशन करता है, लीनियर मोशन यानी कि रेखीय गति करता है। रेखीय गति करता है। अब रेखी कैसे है, देखिए ये है ना इस सिलेंडर के अंदर इस तरीके से रेखीय गति ये करेगा, ठीक है। तो ये लीनियर मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ें क्या होंगी, अगर आप लोगों को एलवीडीटी के बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में कि एलवीडीटी की कंस्ट्रक्शन असेंबली के बारे में बताओ या उसकी संरचना के बारे में बताओ, तो आप लोग एलवीडीटी का पहले बेसिक प्रिंसिपल लिखोगे। एलवीडीटी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जिसमें लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल का यूज़ किया जाता है, और ये मैकेनिकल मोशन को यानी कि मैकेनिकल के लीनियर मोशन को, अभी मैं डेफिनेशन में दिखा दूंगा, मैकेनिकल के लीनियर मोशन को यानी कि रेखी गति को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये वाला जो मोशन होता है लीनियर मोशन, ये किस टाइप का मोशन है, अभी मैं रेखी गति देखो कई टाइप की हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो गति होती है वो एक विशेष प्रकार की गति होती है, उस गति को हम लोग बोलते हैं उसमें जो रेखी गति कर रहा था हमारा फेरोमैग्नेटिक कोर, वो गति जो होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन यानी कि एक विमीय गति, एक विमीय। इसका मतलब क्या है, वो जो फेरोमैग्नेटिक ये जो कोर है अभी इसे रब कर देते हैं ताकि अच्छे से समझा दें। ये जो बीच में है हॉलो पार्ट में जो फेरोमैग्नेटिक कोर डला हुआ है इसमें, ये रेक्टिलिनियर मोशन करता है। वैसे तो लीनियर मोशन ही करता है क्योंकि नाम में ही लीनियर आ रहा है, ठीक है। इसके नाम में ही क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है, रेखीय है, ठीक है। तो ये फेरोमैग्नेटिक जो मोशन करता है इस तरीके से आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है ये ठीक है। इसे ऐसे जो मोशन करवाया जाता है, ठीक है, एक यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस होती है उसके थ्रू ये मोशन इसे करवाया जाता है। तो इसका जो मोशन होता है जो थ्योरी में आप लोगों को लिखना है, ठीक है, वैसे तो आप लोगों को नोट्स में मिलेगा, इसका जो मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग एक नाम और मानते हैं वन डायमेंशनल मोशन या एक विमीय गति इसे बोलते हैं, ठीक है। एक विमीय गति का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, एक विमीय गति क्या होगा, वो एक ही दिशा में गति कर रहा होगा, समझ में आया। एक ही दिशा में एक कोई चीज़ है वो गति कर रहा है, लेकिन कभी एक्स में भी जा रहा है, कभी वाई में भी जा रहा है, कभी जेड में भी जा रहा है, तो वो थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। कोई दो दिशा में गति कर रहा है, कोई एक्स में भी जा रहा है, कोई वाई में भी जा रहा है, ठीक है, वो टू डायमेंशनल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर किसी एक एक्सिस पे वो गति कर रहा है वन डायमेंशनली हो जाएगा वो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, डिटेल में इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। वन डायमेंशनल में जैसे कि मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इसे मैं पुश कर रहा हूँ, मतलब इसे पुल कर रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं इसको मैं पुल कर रहा हूँ, पुल मतलब खींचना। तो जब इसे मैं पुल करूँगा, ठीक है, तो पुल करूँगा तो ये वन डायमेंशनल मोशन देगा। मतलब ऐसा नहीं होगा ये एक्स में भी जा रहा है वाई में भी, ये किस एक्सिस की तरफ बढ़ेगा, ये मेरी एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस कौन सी होती है, वाई होती है, और इधर की तरफ कौन सी होती है, जेड एक्सिस होती है। तो जब इसे मैं पुल कर रहा हूँगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाई में भी जा रहा होगा, जेड में भी जा रहा होगा। अगर ये प्रॉपर तरीके से एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक ही दिशा में गति करेगा, तो मैं उसे बोलूँगा रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। और क्योंकि ये एक रेखी गति का प्रकार है, जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो लीनियर मोशन का ही एक प्रकार है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल समझिए,
दूसरा एग्जाम्पल, ये कोई मतलब ट्री है, ठीक है, एप्पल ट्री समझ लीजिए। यहाँ से कोई एप्पल है आप लोगों का डाउन मतलब गिरा, कलर कर देते हैं, एप्पल रेड होता है, यहाँ पे थोड़े बहुत एप्पल दिखा देते हैं ताकि आपको फील आए कि एप्पल का पेड़ है, ठीक है। ये आप लोगों का एक एप्पल ट्री है जहाँ से आप लोगों का ये एप्पल जो है वो गिरा, ये पक गया तो एप्पल गिर गया नीचे। तो जब जिस स्पीड मतलब जिस दिशा में गिरेगा, अब ये वाई एक्सिस में गिरेगा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं इसकी एक्सिस को डिसाइड करूँ, ये वाई है और ये जेड है। अब ये एक्स एक्सिस में नहीं, ये इधर की तरफ नहीं जाएगा एप्पल, ये किधर जाएगा, वाई एक्सिस में सीधा सीधा नीचे गिरेगा इस तरीके से। ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पर आके ये गिर जाएगा। तो इस टाइप का जो मोशन होता है जो सीधी एक ही दिशा में गति करता है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि लीनियर मोशन, या इसे वन डायमेंशनल, यानी एक ही दिशा में जो गति होती है वन डायमेंशनल गति। तो हमारा जो एलवीडीटी है, एलवीडीटी में जो अंदर वाला फेरोमैग्नेटिक कोर है वो क्या करता है, वो आपका लीनियर मोशन करता है, और उसका एक प्रकार है उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से कवर किया जाता है, इसे और कोई दिशा में गति करने का मौका ही नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक्स दिशा में ही गति करेगा, वाई दिशा में गति कर ही नहीं सकता, जेड दिशा में गति नहीं कर सकता। तो एक लाइन आप लोगों को इसमें ये मिल जाएगी कि एलवीडीटी असेंबली, एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर में जो अंदर फेरोमैग्नेटिक कोर यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील हाउसिंग में, वो एक प्रकार का लीनियर मोशन करता है जिसमें वो रेक्टिलिनियर मोशन का प्रकार यूज करता है, ठीक है। तो ये आपका असेंबली के थोड़ा मैंने बता दिया। इसमें हमारी तीन मतलब दो वायरिंग, दो कोइलिंग होती हैं, दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग पे प्राइमरी कॉइल टर्न्स, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, इसके आपके नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लीजिए, ठीक है। इनके नंबर ऑफ टर्न्स N2 और N2 हो जाएंगे, दोनों सेकेंडरी कॉइल हैं तो N1 N2 आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक फेरोमैग्नेटिक कोर यूज़ की जाती है। इस तरीके से आप लोग इसमें पॉइंट्स बना सकते हो। अब आपका कंस्ट्रक्शन थोड़ा दिखा देते हैं कि एलवीडीटी के जब डायग्राम को आप लोग बनाओगे, वो तो एक मतलब असेंबली टाइप हो गया कि अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आप लोग डायग्राम बनाओगे आप लोग इस डायग्राम का यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए ये कोर हो गया, ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक कोर मैंने बताई थी, ये फेरोमैग्नेटिक जो कि इस तरीके से रेक्टिलिनियर मोशन इस तरीके से करेगी, जिसको मोशन यहाँ बाहर से कराया जाएगा। ये हमारा कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट होगा, मैकेनिकल इक्विपमेंट होगा, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम लोग इस फेरोमैग्नेटिक कोर को इस शेल के अंदर, ये खोखला वाला पार्ट है हॉलो, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये हॉलो पार्ट है जिसके अंदर ये फेरोमैग्नेटिक कोर क्या है हमारा इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ही ये आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, एक्स डायरेक्शन में करेगा, एक ही डायरेक्शन में करेगा, इसलिए इसका मोशन रेक्टिलिनियर हो जाएगा। ये मैंने इसमें फिर तीन कॉइल बताई थी आप लोगों को, मतलब दो कॉइल हैं लेकिन सेकेंडरी दो होने की वजह से तीन हो जाएंगी। प्राइमरी कॉइल हमारी ये है, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, इसे मैंने पी दिखा दिया है, ठीक है। ये दोनों हमारी सेकेंडरी कॉइल हैं, कॉइल वन यानी कि एस, ये एस वन है और ये एस टू है, दोनों ही सेकेंडरी हैं इसलिए एस, और ये सेकेंडरी वन है, ये सेकेंडरी टू है, ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे हमारा क्या है, ये यहाँ पे भी एस वन और ये एस टू, और ये प्राइमरी कॉइल क्या है, पी है, ठीक है। अब कनेक्शंस देख लीजिए, कनेक्शन कैसे कैसे हो रहे हैं। जो प्राइमरी वाइंडिंग, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाली जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज में इनपुट हो रहा है वो कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली वोल्टेज, कॉन्स्टेंटली करंट को इनपुट किया, वो हमने इनपुट नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होता है, इस टाइप के ट्रांसड्यूसर में हमारा ये जो मोशन करेगा, फेरोमैग्नेटिक जो मोशन होगा, जो मोशन होगा, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई, मोशन, ये हमें आउटपुट में जो देगा वो हमारा करंट मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल कह लीजिए। इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी कि इनपुट में तो हम लोगों को मोशन देना है,
इसको मतलब फेरोमैग्नेटिक कोर जो है इसे हम लोगों को मोशन कराना है, रेक्टिलिनियर मोशन कराना है इनपुट में, और आउटपुट में हमें ये इलेक्ट्रिक सिग्नल देगा। ठीक है, यानी कि अब हमको आउटपुट में यहाँ पे किसी भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिल रही, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। ये भी देखिए मोशन भी फिजिकल क्वांटिटी में ही आ जाती है। ठीक है, तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग कैसे करता है, इसमें हमारा फेरोमैग्नेटिक कोर लगा हुआ है। ठीक है, जो हमारा फेरस प्लस मैग्नेटिक यानी कि लोहा का, यानी लोहे का भी है और उसमें चुंबक का भी गुण है। ठीक है, 3 टाइप की इसमें वाइंडिंग है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 टाइप की है। और ये हमारा पूरा जो हाउसिंग है इसका, ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना हुआ है। पूरी की पूरी जो हाउसिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये पूरी की पूरी किसकी बनी हुई है, इसका जो आवरण है, इसका जो खोल है, वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कैसा मटेरियल है, वर्कशॉप में पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्टेनलेस स्टील। देखिए जहाँ मुझे टॉपिक लगता है कि ये बताने लायक है, वहाँ मैं बता देता हूँ। स्टेनलेस स्टील कौन सा मतलब कौन सा स्टील है, ये वो स्टील है जिसके आप लोग स्केल्स यूज़ करते हो, पैमाने यूज़ करते हो स्टेनलेस स्टील के, कि हमको स्टील का पैमाना दे दो, वो स्टील यही स्टेनलेस स्टील होता है। और क्योंकि इस वाले स्टील पे कभी जंग नहीं लगती है, मतलब आसानी से जंग नहीं लगती है, नॉर्मल लोहे की कंपैरिजन में। ये भी आयरन से ही बना होता है, ठीक है ना, ये भी आयरन का इसमें गुण होता है, लेकिन बहुत अच्छी फॉर्म होती है इसमें, इसलिए जंग नहीं लगती, इजीली जंग नहीं लगती। तो वो स्टेनलेस स्टील के ही स्केल्स होते हैं। जितने भी डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं कटिंग करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी जो होता है, तो उसमें जो हम लोग कैंची वगैरह यूज़ करते हैं, फोर्सेप्स यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, वो आसानी से जंग नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी हाउसिंग है हमारी स्टेनलेस स्टील मटेरियल की बनी हुई है। तो अब इसमें क्या रहता है, हम लोग मैकेनिकली फॉर्म में, यानी कि मैकेनिकल तरीके से, मैकेनिकल इक्विपमेंट की हेल्प से इस फेरोमैग्नेटिक कोर को मोशन देते हैं, गति देते हैं। जैसे जैसे अब देखिए गति देंगे तो किस किस के कांटेक्ट में पहले आएगा, ये कि S1 है, एक इधर प्राइमरी वाइंडिंग है और इधर S2 यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसे है ना मोशन देंगे, तो अगर ये सेकेंडरी वाइंडिंग के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे हम लोगों को सिग्नल पता पड़ जाएगा। ठीक है, जब ये प्राइमरी वाइंडिंग के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे सिग्नल पता पड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल कितना, और यहाँ पे S2 के यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ सिग्नल पता पड़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस मोशन की हेल्प से हम लोग इन वाइंडिंग्स के थ्रू वोल्टेज करंट का पता लगा पा रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का पता हम लोग लगा पा रहे हैं। तो यही एलवीडीटी इसका मेन मोटो रहता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो हमारा वोल्टेज रहता है वो कांस्टेंट रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो हमारा वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग से, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग 2 है, तो एक वोल्टेज यहाँ जनरेट होगा, एक वोल्टेज यहाँ जनरेट होगा, यहाँ V1 मान लो, यहाँ V2 मान लो। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से जो वोल्टेज मिलता है उसका हमें डिफरेंस मिलता है, मतलब यहाँ दोनों वोल्टेज सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना मिल जाएगा, एक सेकेंडरी वाइंडिंग से लाइनिंग ये आ रही है आपकी, ठीक है, और एक सेकेंडरी वाइंडिंग से लाइनिंग आपकी ये आ रही है, और दोनों जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड है। एक होता है म्यूचुअली कनेक्ट होना, जिसमें किसी भी तरीके का कोई मतलब फिजिकली अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, ये वाली जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो S1 से S2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, और इसका एक कनेक्शन हो रहा है, यहाँ से हमें वोल्टेज पता पड़ेंगे, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होगा। ठीक है, इस तरीके से एक वोल्ट मीटर लगा होगा, तो वोल्ट मीटर से हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता पड़ जाएगा। तो वो सारा हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे पता पड़ जाएगा वोल्टेज। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम लोगों का करंट आएगा तो वो हमको वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहेगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज करंट का डिफरेंस रहेगा वो VO इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2, यानी V1 माइनस V2 का डिफरेंस रहेगा। तो इस वाली LVDT या इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके हम लोगों को मोशन को कन्वर्ट, यानी कि जो फेरोमैग्नेटिक कोर को हम मोशन दे रहे हैं ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जैसे जैसे कोर को मोशन देंगे वैसे वैसे हम लोगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमको आउटपुट के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी ही यूज़ हो रही है। तो एक लाइन तो शुरू से चल रही है, जितने मैंने ट्रांसड्यूसर आप लोगों को पढ़ाए, कि ट्रांसड्यूसर का मेनली यूज़ कहाँ हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी को गेन करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को आउटपुट में लेने के लिए। ठीक है, स्ट्रेन गेज में लंबाई का यूज़ हो रहा था, थर्मोकपल्स में टेम्परेचर का यूज़ हो रहा था, और म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोगों को वोल्टेज और करंट का यूज, जैसे इसमें वोल्टेज करंट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं है, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग जो S1 S2 है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं है, वो फिजिकली कनेक्टेड है। ठीक है,
ये मैंने छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे थोड़ा पढ़िए। एलवीडीटी का मतलब लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। इसकी मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है। लिखने का तरीका मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। जस्ट लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसे आप लोग इसी तरीके से हाईलाइट कर दीजिएगा या अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से। यह है आगमनात्मक, इसका मतलब होता है कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड ट्रांसड्यूसर का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, ठीक है। यानी कि आप लोग इसे कैलकुलेटेड बोल सकते हो, एक्टिव बोल सकते हो, क्योंकि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था दो टाइप के ही ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, ठीक है। तो उसी में एक्टिव का ये एक प्रकार है, एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव को ही क्लासिफाई किया गया है, डिफरेंट टाइप से वर्गीकृत किया गया, तो उसी का ही एक महत्वपूर्ण प्रकार है वे ट्रांसड्यूसर जो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के सिद्धांत पर काम करते हैं। ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे इस तरीके का जो इसका ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना, जिस जगह पर ये आएगा, जैसे ही ये सेकेंडरी वाइंडिंग की कांटेक्ट में आएगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्टेज मिलेगा, करंट मिलेगा। प्राइमरी वाइंडिंग के कांटेक्ट में आएगा तो उसके, अब आप देख रहे हो सर यहाँ तो ये पूरा का पूरा ही कवर कर रहा है, मतलब तीनों ही वाइंडिंग के कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ इसके कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ इसके कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो फिर ऐसे कैसे हुआ। इसको तब है ना एक्टिव किया जाता है, जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग के पोर्शन में आएगा तब इसे एक्टिव किया जाएगा, बाकी का पोर्शन डिसएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग से करंट लेना होगा तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर आएगा तो हम इसे यहाँ पे एक्टिव करेंगे, उसके बाद बाकी का पोर्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से S2 पर आएगा तो ये एक्टिव किया जाता है कि किस वाइंडिंग के पास ये आ रहा है, उसी टाइम हमें कौन सा सिग्नल किससे मिल रहा है। प्राइमरी के पास आएगा तो प्राइमरी से सिग्नल यानी कि वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी में आएगा तो सेकेंडरी में दोनों का डिफरेंस हम लोगों को मिल जाता है V1 - V2 की फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया है ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि उसके अंदर जो मैकेनिज्म यूज़ की जा रही है, उसके अंदर जो फेरोमैग्नेटिक ट्यूब या फेरोमैग्नेटिक रॉड या फेरोमैग्नेटिक कोर जो यूज़ की जा रही है, इसीलिए उसको मैकेनिज्म के तौर पर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के सिद्धांत या प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के रूप में जाने जाते हैं। ये भी हमारा एक टाइप का इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। एलवीडीटी को शुद्ध प्रेरित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ जैसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगा होगा, और ट्रांसफार्मर में हम लोगों को अच्छे से पता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई भी फिजिकली कनेक्शन नहीं होता, वो क्या म्यूचुअली इंडक्शन होता है वहाँ पे। दैट मीन्स वहाँ पे भी म्यूचुअल इंडक्शन यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। एलवीडीटी को शुद्ध प्रेरित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही जो करंट होता है वो प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाता है, तो कि ध्रुवीयता यानी पोलैरिटी और परिमाण के रैखिक विस्थापन को मापने के लिए सबसे सटीक ट्रांसड्यूसर माना जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो हम लोगों को मिलती है, एक्यूरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हम लोगों को मिलते हैं, वो एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर से मिलते हैं, ठीक है, सबसे सटीक। यही कारण है कि उन्हें रैखिक चर विस्थापन ट्रांसड्यूसर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि लीनियर एक्टिव विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर के रूप में भी जाना जाता है। मूल रूप से एलवीडीटी एक स्थिति संवेदक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये, मतलब ये बहुत छोटे से छोटे वेरिएबल्स को भी तुरंत टेस्ट कर, मतलब तुरंत पहचान लेता है, बहुत ज़्यादा संवेदकशील यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये, जो रैखिक गति या कंपन को विद्युत संकेतों या सर्किट में एक चर विद्युत प्रवाह में परिवर्तित कर सकता है। रैखिक गति या वाइब्रेशंस को, वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म, जब इलेक्ट्रिक किसी भी ट्रांसड्यूसर को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे इस तरीके से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो ये रैखिक यानी लीनियर, वो लीनियर मोशन ही तो होता है, एक ही दिशा में गति होती है, तथा वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि एलवीडीटी मोस्टली कर क्या रहा है, मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी मैंने इसमें समझा दी है, और आप लोगों को बाकी का कंटेंट जो रहेगा नोट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मेनली जो मैंने ट्रांसड्यूसर्स आप लोगों को डिस्कस किए वो सारे इसमें से स्ट्रेन गेज को डिटेल में मैंने समझा दिया, म्यूचुअल इंडक्शन को ट्रांसफार्मर के बेस पे डिटेल में समझा दिया, थर्मोकपल्स को सिर्फ टेम्परेचर अभी मैंने इसे डिटेल में नहीं समझाया है, और पीजो इलेक्ट्रिक, बाकी एलवीडीटी को मैंने विद डायग्राम आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं तक फिनिश अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम आएंगे तो हम थर्मो इलेक्ट्रिक और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को कैच करेंगे जल्दी से, ठीक है। और इसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं, शुरुआत वाले जो आपकी यूनिट्स हैं, अगर उसे मैं देखूँ, इस यूनिट में मोस्टली जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के कौन कौन से हो चुके हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह गए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट एक दो लेक्चर में ये वाली यूनिट भी आप लोगों की पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो एक्वेटर्स ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को
पिछले लेक्चर्स में समझा दिया था एक्वेटर्स क्या होता है। ट्रांसड्यूसर पिछला लेक्चर में भी कंप्लीट चल रहा है, इसमें भी ट्रांसड्यूसर मैंने इसके बारे में समझा दिया, इसके टाइप्स के बारे में बता दिया। एलवीडीटी क्योंकि ट्रांसड्यूसर का ही एक प्रकार का टाइप है तो इसे मैंने इसमें कवर अप कर लिया और एलवीडीटी को डिटेल में भी समझा दिया, ठीक है। ऑप्टो इंटरप्टर ये वाला पार्ट और पोटेंशियोमीटर ये वाला पार्ट अभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनकोडर और डिकोडर ये नहीं हुआ है, एक्सिस ड्राइव्स ये नहीं हुआ है, और ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम जो है वो मैं फर्स्ट यूनिट में थोड़ा बेसिक बता दिया था, यहाँ डिटेल में चलेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक डिवाइस का यूज़ करते हैं, क्लोज लूप सिस्टम में ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक डिवाइस का यूज़ नहीं होता है, और क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक डिवाइस का यूज़ होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आई होप 1 या 2 लेक्चर में हमारा ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहिए जीटेक पॉली से, ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया सके। तब तक के लिए थैंक यू।